Okay, good morning to all. So we will start the new topic, that is access specifiers, and example on uh, one that is a class, means how to define a class and how to write the functions in that class, and how to access or how to call those functions of that class. Okay, so I would like to share my screen. So in the previous lecture, we have seen the syntax of class, and what is that class? So class is a collection of data members and functions. So this is an example of class. So in the is it visible to all? Can anyone tell me? Anyone? Renuka Chaudhary? Yes, yes. Okay. So this is an example on the class. So in the previous lecture, we have already seen the syntax of class. देखिए एकदम सिंपल है. क्लास का सिंटैक्स के लिए आपको क्या यूज करना है? कीवर्ड, दैट इज क्लास कीवर्ड टू डिफाइन अ क्लास. तो यहाँ पे मेंशन किया है कि सबसे पहले आपको हीडर फाइल्स मेंशन करने पड़ते हैं. जैसे कि सी प्रोग्राम में अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो हीडर फाइल्स आप इंक्लूड करते हो, वैसे यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग में आपको हीडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ते हैं. हैश इंक्लूड iostream.h. iostream का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h, that is header file for input output stream, है ना. इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का मतलब क्या है कि इनपुट स्ट्रीम, देयर आर टू कंसेप्ट इन IO स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम में क्या करेंगे आप? यूजर से इनपुट लेंगे, है ना. दैट इनपुट स्ट्रीम विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. यूजर मतलब कीबोर्ड, फ्रॉम द कीबोर्ड. जो भी आप जैसे लिखते हो, एंटर द वैल्यू ऑफ सपोज x, है ना. जो वैल्यू आप एंटर करते हो कीबोर्ड पे, सो दैट वैल्यू विल बी रिसीव्ड बाय दिस प्रोग्राम, दैट इज IO स्ट्रीम, है ना. जैसे स्कैनफ यूज करते थे आप, है ना, टू रीड दी वैल्यूज, वैसे ही यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम वैल्यू रीड करेगा. सेकंड वन इज आउटपुट स्ट्रीम. आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा? आपका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करेगा मॉनिटर पे, है ना. अगर कुछ कैलकुलेशन रहता है तो वो जो भी आपको प्रिंट कराना रहता है मॉनिटर पे, तो वी कैन डिस्प्ले दैट आउटपुट ऑन द मॉनिटर और आउटपुट डिवाइस. दैट इज द यूज ऑफ आउटपुट स्ट्रीम, है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. नेक्स्ट वन इज conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट. ये भी देखा आपने सी लैंग्वेज में, है ना. जैसे कि CLR, SCR, गेट CH. अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है तो वी हैव टू यूज CLR, SCR फंक्शन, है ना. प्रीवियस डेटा आपको रिमूव करना है, या गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर. So there are some predefined functions in that header file. After that, we have to define the class. This is the complete body of class. जो मैंने हाईलाइट किया है, that is the complete body of class. So as I already told you, class is a collection of data members and functions. Data members मतलब variables declared inside a class is called as data members. So here float R is a data member. देखिए, डेटा मेंबर और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस ये है, डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास एंड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस ऑफ दैट क्लास. मतलब हियर आर इज अ डेटा मेंबर बिकॉज दिस इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, बिकॉज ये किसी फंक्शन के बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया है क्या? नहीं.
फंक्शन कौन कौन से इसमें, ये डेटा मेंबर है और फंक्शन कौन कौन से, गेट आर और फाइंड एरिया, दीज आर द फंक्शंस ऑफ दैट क्लास, है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन। गेट आर से क्या करेंगे आप, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, है ना, गेट आर, और यू कैन गिव योर नेम ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो, एंटर द वैल्यू ऑफ आर, है ना, यूजर से पूछेगा कि आपको एंटर करना है वैल्यू आर की, है ना। दिस प्रोग्राम इज यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। ये प्रोग्राम किसके लिए बना है, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको क्या क्या इनपुट चाहिए, आपको रेडियस चाहिए, विद द हेल्प ऑफ रेडियस वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। तो रेडियस अगर आपने ले लिया तो उसके लिए क्या यूज करना है आपको, सी आउट स्टेटमेंट यूज करना है, जो कि आउटपुट स्ट्रीम में अवेलेबल है। जैसे कि आपके पास प्रिंटफ रहता था, वैसे ही सी प्लस प्लस में प्रिंटफ का कंसेप्ट नहीं है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटफ यू हैव टू यूज सी आउट। यहाँ पे मैं बता देता हूं कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में सी आउट और सी इन स्टेटमेंट रहते हैं, जैसे कि प्रिंटफ और स्कैनफ रहते थे। सी आउट क्या करेगा, सी आउट के साथ में यूज किया है, ये जो ऑपरेटर है, दैट ऑपरेटर नेम इज इंसर्शन ऑपरेटर। एकदम सिंपल है, इंसर्शन ऑपरेटर मींस जो यूजर है वो क्या करेगा, डेटा इंसर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर। डायरेक्शन देख लीजिए आप, है ना, लेस देन, दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर फॉर सी आउट। एंड फॉर सी इन, जब यूजर ने कुछ वैल्यू एंटर की तो वो वैल्यू आपको रीड करनी है फ्रॉम द यूजर और फ्रॉम द कीबोर्ड, जैसे कि आप स्कैनफ यूज करते थे। सो वी हैव टू यूज सी इन स्टेटमेंट विथ दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आया कि सी आउट के साथ आप इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हो टू इंसर्ट द वैल्यूज और टू प्रिंट द वैल्यूज ऑन द मॉनिटर, और सी इन के साथ आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर और फ्रॉम द कीबोर्ड। यही डिफरेंस है, बस सिंपल एकदम, है ना। मैं तो कहता हूं कि प्रिंटेब और स्कैनफ से भी इजी है, क्योंकि प्रिंटेब में आपको ये याद रखना पड़ता था कि वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या देना है ना, जो कॉलन में रहता था %d %s, है ना, %c, लाइक दैट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप ये ऑपरेटर यूज करके, इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके जो भी आपको प्रिंट कराना है वो डबल कोट्स में लिख के आप प्रिंट करा सकते हैं। सीन में एकदम सिंपल है, यहाँ पे भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का कोई कंसेप्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा रेडियस की, और वो क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्कैन करेगा विद द हेल्प ऑफ सी इन। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव डिफाइंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रिटर्न टाइप फ्लोट क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया किस में होगा जनरेट, फ्लोट वैल्यू में, है ना, पॉइंट में। तो यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। देखिए वेरिएबल ए, है ना, एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, दैट इज ऑफ टाइप फ्लोट, और ये लोकल वेरिएबल है। एंड दिस आर इज डेटा मेंबर, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे ये डेटा मेंबर क्यों है, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है क्या, नहीं। डेटा मेंबर मीन्स a variable declared inside a class and outside the functions, है ना, किसी फंक्शन के अंदर है क्या, नहीं। तो दिस इज डेटा मेंबर एंड दिस वन इज लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, फ्लोट वैल्यू ली एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आप यहाँ पे इंटू आर एंड इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर, आर इंटू आर। नेक्स्ट
वो वैल्यू क्या कर रहे हैं अपन, प्रिंट कर रहे हैं मॉनिटर पे। जो भी एरिया की वैल्यू कैलकुलेट होंगी वो किसमें स्टोर होंगी, वेरिएबल ए में, ऑफ टाइप फ्लोट, और वही वैल्यू आप आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हो। तो मैंने बताया कि ये जो फंक्शन है ये आपने डिफाइन किए हैं, लेकिन आप जब आप उसको कॉल करेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे जो फंक्शंस है, जो मैंने जो एग्जांपल बताया था बटन का, बटन तो वहां पे आपके बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे ऑलरेडी सेट करके रखे हैं। जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो फैन और लाइट चालू नहीं होगा, है ना, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे फंक्शन तो ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं, जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, है ना, इन द मेन फंक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये भी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एकदम सिंपल सिंटेक्स है, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम और रेफरेंस वेरिएबल। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, जिस क्लास के मेंबर एक्सेस करने हैं, दैट इज क्लास ए के मुझे मेंबर एक्सेस करने हैं, ये सभी के सभी मेंबर्स है उसके, है ना, क्लास ए के मेंबर्स है। कौन कौन से, डेटा मेंबर आर एंड फंक्शंस गेट आर एंड फाइंड एरिया, है ना। तो इनको मुझे कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। A1 इज दी रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास ए। तो दिस वेरिएबल से आप क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल करेंगे, फंक्शन को, नॉट मेथड। CLR SCR, अगर आपको पिछला डेटा अगर कुछ रिमूव करना है तो उसके लिए CLR SCR। देन A1 रेफरेंस वेरिएबल से या A1 ऑब्जेक्ट से आप जो आपको कॉल करना है वो कॉल कर सकते हैं, गेट आर, A1 डॉट गेट आर। तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे अगर आपको मेंबर कॉल करने हैं तो, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर। Dot operator is used to call the members of a class again for find area। तो जैसे ही आप यहाँ पे गेट आर कॉल करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन मेथड। यहाँ पे लिखा है मतलब यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन, है ना, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में पहला जो स्टेटमेंट रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। सो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन क्लियर द स्क्रीन, प्रीवियस स्क्रीन, देन A1 डॉट गेट आर, ये क्या करेगा, गेट आर फंक्शन को कॉल करेगा। सो आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन कंट्रोल रहता है एक, जो एग्जीक्यूट कराता है पूरा। तो वो क्या करेगा, गेट आर कॉल करने के बाद क्या करेगा, गेट आर फंक्शन की बॉडी जो है उसमें एंटर करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो गेट आर के अंदर क्या है, गेट आर फंक्शन के अंदर सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ आर, आपको एक मैसेज मिलेगा एंटर द वैल्यू ऑफ आर। आपको वैल्यू एंटर करनी है, सपोज आपने वैल्यू एंटर की सपोज 10, और वो क्या करेगा, स्कैन करेगा वो वैल्यू, है ना, स्टोर कर देगा उस वेरिएबल के अंदर, आर वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देगा। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, गेट आर का फंक्शन खत्म हो गया, यहाँ पे बॉडी खत्म हो गई। देन कंट्रोल, दैट इज एग्जीक्यूशन कंट्रोल, रिटर्न बैक टू द मेन फंक्शन। यहाँ पे फिर से आएगा, कॉल करने के बाद उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट करके फिर से मेन फंक्शन में आएगा जहां से कॉल किया था। नेक्स्ट यहां पे आएगा, नेक्स्ट फाइंड एरिया फंक्शन इज कॉल्ड। फाइंड एरिया फंक्शन में क्या है, जैसे मैंने बताया कि कॉल होने के बाद उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। जो भी आपने वैल्यू रखी है 10, वो वैल्यू पुट अप करके क्या करेगा, वो एरिया कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ सर्कल, और वेरिएबल ए में वो एरिया स्टोर करके रखेगा और उसको प्रिंट करेगा, है ना, डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप सी आउट, एंड रिटर्न दैट एरिया, है ना, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है फ्लोट।
ये किसको रिटर्न करेगा? यहाँ पे जिसने कॉल किया था। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? जो भी एरिया कैलकुलेट होगा वो आपको मैसेज डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे। So this is about the definition of class and to find out the area of circle with the help of these functions. और यहाँ पे unknown क्या आपके लिए? public and access specifier. So there are 3 access specifiers in the C++. Public, private, protected. वो भी बताता हूँ आपको। आपको ये याद रखना है कि there are 3 access specifiers. Access specifier मतलब वो कहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं। एक्सेस मतलब सिलेक्ट हो सकते हैं और यूज हो सकते हैं। सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर्स, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक जो भी आपकी क्विज है अभी। सो देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजिबिलिटी मॉडिफायर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स और एक्सेस लेबल्स, है ना, जो भी आप लेबल देंगे एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद में एंड ऑफ द क्लास, जैसे कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम है, देखिए आप ये प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पब्लिक। इसका मतलब ये है कि पब्लिक कोलन, इसके बाद में जितने भी मेंबर्स रहेंगे अप टू द एंड ऑफ द क्लास, वो सभी के सभी क्या रहेंगे? कैसे मेंबर्स रहेंगे? पब्लिक मेंबर्स रहेंगे, है ना। गेट आर, फाइंड एरिया, ये क्या हो गए? पब्लिक। उसके एक्सेस स्पेसिफायर कौन से हो गए? पब्लिक। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब ये है कि मिस आप कहाँ पे यूज कर सकते हो वो मेंबर्स। So this is about access specifiers. So we will see in detail. Access specifier is also called as modifiers and labels. So these are the 3 access specifier in C++: public, private, protected. ये आपको याद रखना है ना, 3 ही है, public, private, protected access specifiers। और उसका विजिबिलिटी लोकेशन कहाँ पे हो सकता है? विजिबिलिटी लोकेशन मतलब वो कहाँ पे एक्सेस हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका एक टिकट है, सपोज ट्रेन का टिकट है सेकंड क्लास का, वो फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता ना। उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक है? ओनली सेकंड क्लास तक ही है ना। ट्रेन का टिकट अगर आपने लिया नॉर्मल टिकट, तो सेकंड क्लास में ही आप बैठ सकते हो। आप एसी में नहीं बैठ सकते हो, फर्स्ट क्लास एसी या सेकंड क्लास एसी जो भी है, 3 टियर, 2 टियर, 1 टियर, तो उसमें आप नहीं बैठ सकते। सिंपल कंसेप्ट है। विजिबिलिटी मतलब आप कहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर इनसाइड अ क्लास आपको एक्सेस करना है पब्लिक मेंबर, तो आप कर सकते हो। प्राइवेट मेंबर, यस। प्रोटेक्टेड, यस। क्लास के अंदर, उसी क्लास के अंदर अगर आपने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड अगर लिखा है, तो आप उस क्लास के अंदर कहां पे भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। आउटसाइड क्लास अगर पब्लिक मेंबर है तो, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखे थे मेंबर्स, गेट आर और जो भी फाइंड एरिया, उसको मैंने क्या डिक्लेयर किया है? पब्लिक मेंबर्स। उसको आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लास यहाँ पे एंड होता है, तो यहाँ पे भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ गेट आर, फाइंड एरिया, इसलिए तो मैं उसको पब्लिक रख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे क्लास के बाहर एक्सेस करना है। दिस इज एंड ऑफ द क्लास। उसकी विजिबिलिटी मुझे कहाँ पे चाहिए? क्लास के बाहर चाहिए, तो इसलिए मैंने पब्लिक उसको डिफाइन किया है। सो वी कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट मेंबर, अगर ये प्राइवेट रहता था तो यहाँ पे अगर लिखते थे आप प्राइवेट इंस्टेड ऑफ पब्लिक, तो ये यहाँ पे एरर आता था, है ना, बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स वी कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, सो दैट्स व्हाई इट इज नो। प्रोटेक्टेड मेंबर, यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता था तो यहाँ पे भी एरर आता था, क्योंकि यहाँ पे क्लास के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड मेंबर्स। ओनली पब्लिक मेंबर्स वी कैन एक्सेस एनीवेयर, whether it is inside a class, outside a class, or
इनसाइड एंड इनहेरिटेड क्लास, थर्ड लोकेशन है इनसाइड एंड इनहेरिटेड क्लास। इनहेरिटेड क्लास मतलब सपोज ये क्लास इनहेरिट कर रहा है दूसरे क्लास को, सपोज, है ना, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, तब आपको समझ में आएगा। एक क्लास को दूसरा क्लास क्या करेगा, उसको एक्सटेंड करेगा, है ना। तो वहां पे मीन्स सब क्लास के अंदर आप पब्लिक मेंबर एक्सेस कर सकते हो, है ना। सब क्लास दैट इज इनहेरिटेंस में कंसेप्ट रहता है सुपर क्लास एंड सब क्लास, है ना। जो ऊपर रहता है दैट इज सुपर, और जो इनहेरिट करता है उसको बोलेंगे आप सब क्लास। तो वहां पे पब्लिक मेंबर आप एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट मेंबर आप क्लास के बाहर कहां पे भी एक्सेस नहीं कर सकते, आउटसाइड द क्लास भी नहीं कर सकते और इनसाइड द इनहेरिटेड क्लास भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह कि पब्लिक मेंबर्स वी कैन एक्सेस ओनली विद इन अ क्लास, है ना, क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड मेंबर inside an inherited class, yes, you can access. So this is the complete table of access specifier regarding their visibility. ये आपको याद रखना है, एकदम सिंपल है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो, एकदम सिंपल है याद रखने के लिए। पब्लिक मेंबर आप कहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो। देखो पब्लिक केस में सभी जगह पे क्या है, एस एस है ना। प्राइवेट मेंबर्स एक ही जगह पे एस है, ओनली इनसाइड अ क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड नो। प्रोटेक्टेड मेंबर ओनली सेम क्लास के अंदर और इनहेरिटेड क्लास के अंदर, बस इतना ही है। दिस इज अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टर्बो सी। टर्बो सी आपको इंस्टॉल करना है या ऑनलाइन भी आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। वही प्रोग्राम आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ऑलरेडी यूज किया आपने। जस्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, हाँ दिस इज F5, सॉरी, दिस इज आवर प्रोग्राम। वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी बताया था नोटपैड पे। दिस वन, starting from the header files, definition of class A, this float variable, है ना, for radius, और ये सभी मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। इसको आपको क्या करना है, जस्ट सेव करना है और उसके बाद में रन कराना है। रन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल, before that we have to compile alt F9, alt F9, there is a zero error, then control F9 for execution। देखिए एग्जीक्यूट कराने के बाद क्या मिल रहा है आपको, एंटर द वैल्यू ऑफ आर, इज इट विजिबल टू ऑल दिस स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, एंटर द वैल्यू ऑफ आर, कैन एनीवन टेल मी? Yes, sir. Okay, so enter the value of r, suppose I am typing 10, so we will get the area of circle that is 314, है ना, एकदम सिंपल है, एंटर। So this is the output। Any doubt up to this concept?
एनी क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे आज देखा अपन ने कि हाउ टू राइट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस with the above class, definition of class, and how to access the functions of that class. Access कैसे करने हैं आपको? By creating an object. Object create करने के बाद उसके जो रेफरेंस वेरिएबल रहता है, that is जो भी आप लिखेंगे A1, P1 जो भी है, with the help of dot operator we can access the members or functions of that respective class. तो यहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगा एक लिंक, आपको सॉल्व करना है. Attendance. If you have any question, you can ask me now itself. Control. Now you can click on the link and view the attendance and solve the quiz. So after solving quiz, we continue for the discussion. So solve it.
Okay, students, I hope that you have completed your quiz. And I will discuss those questions within 2.5 minutes. There are 5 questions. एक थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि स्पेस के बाद वो सीन जो स्टेटमेंट रहता है, जैसे कि स्कैन अप करते हो आप, जो भी आप लिखते हो स्पेस देने के बाद वो उसको रीड नहीं कर पाता है ना? तो वो क्वेश्चन मैंने डाला था. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 वाज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस, इज इट विजिबल टू ऑल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. All? Okay, okay, okay. So within 2 minutes we will finish our discussion. First question is how many types of access specifiers? How many types of access specifier are provided in the C++? So answer is, can anyone tell me? Answer is 3. 3. Public, private, protected. एकदम simple है. Which access specifier is used when no, हाँ ये नहीं बताया मैंने, है ना? So यहाँ पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि which access specifier is used when no access specifier is used with the member of class. अगर आप वहाँ पे मेंशन ही नहीं किया सपोज, है ना, वहाँ पे जैसे पब्लिक भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो by in that case by default the access specifier in C++ is private. ये आपको याद रखना है ना? उसमें कवर हो गया कि डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज प्राइवेट इन C++. देखिए बाकी प्रोग्राम में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन C++ में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज प्राइवेट. अगर आप मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंसीडर करेगा. व्हिच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास? है ना, क्लास के मेंबर एक्सेस करने के लिए कौन ऑपरेटर, जैसे आपने यूज किया था A1 डॉट जो भी है फाइंड एरिया, तो डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड. नेक्स्ट, which operator is used for input stream? That is extraction operator. Input stream ये वाला आपको थोड़ा सा स्टडी, सॉरी इनपुट, दिस वन है ना, लेस देन वाला नहीं, ग्रेटर देन वाला. लास्ट क्वेश्चन इज इनपुट के